नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। आपने सुना होगा कि भारत और मालदीव के संबंध सुधर रहे हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव का दौरा किया और मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के वो मुख्य अतिथि भी रहे। और आपको याद होगा वो दौर नवंबर 2023 का, जबकि मालदीव में एक लहर उठी थी इंडिया आउट। तो क्या वाकई इंडिया आउट कैंपेन एक बुरा सपना थी और टल गई? भारत मालदीव के संबंध एक बार फिर पटरी पर लौट आए हैं। ये सब जानने के लिए हमारे साथ हैं एम्बेसडर महेश सचदेव, जो कि भारत के भूतपूर्व राजदूत रहे हैं 3 देशों में और विश्व के इस्लामिक देशों के एक अच्छे जानकार हैं। तो उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है और धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप इस बात पर प्रकाश डालें, क्या भारत और मालदीव के संबंध वाकई अच्छे हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं, या कोई मजबूरी है जिसकी वजह से मालदीव को भारत की तरफ वापस आना पड़ा? कर्नल उत्कर्ष, आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विषय जो आपने चुना है वो रोचक है और साथ ही थोड़ा पहेली भी है। सर, इसमें शुरुआत में ये कहना चाहूँगा कि कूटनीतिज्ञ लोग ये मानते हैं कि पारस्परिक संबंधों में सर, कोई भी चीज़ सामान्य या हमेशा के लिए नहीं होती। आपने बहुत बड़ी बात कही। हर चीज़ का एक दौर होता है और उसके पीछे कारण होते हैं, उसके पीछे पर्सनल मोटिवेशंस होते हैं। और यही जो आपने उलटबाजी दिखाई मालदीव में, सर, वो हमने देखी है और उसके अपने कारण उस समय थे और अपने कारण इस समय भी हैं। जो आप कह रहे हैं कि मालदीव के जो संबंध थे, आप अगर वस्तुतः देखें तो मालदीव के संबंध भारत के साथ हमेशा अच्छे रहे। ये जो हमने बदलाव देखा वो नवंबर 2023 में देखा, जबकि प्रेसिडेंट मुइजू, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वो चुनकर आए और एक उन्होंने बहुत ही वोसिफोरस कैंपेन की, इंडिया आउट। लोगों को लगा कि वो इंडिया आउट कैंपेन से जीत गए हैं, अब उनके तेवर कुछ नर्म पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कार्यक्रम किए और सारी उन्होंने बातें की और उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने बातें की, वो सारी की सारी भारत विरोधी थी। उसको आप कैसे बताएंगे? एक गति या मोमेंटम इलेक्शन में आ गई थी। जी हाँ। और ऐसा कहा जा सकता है पीछे देखते हुए कि डॉक्टर मोइजू की जीत का कारण वो इंडिया आउट का कैंपेन था। जी हाँ। जिसको कि किसी तरह से विद्रूप तौर पर ही सही वे जनता का समर्थन प्राप्त कर पाए। जी हाँ। मालदीव एक छोटा देश है, बहुत छोटा है सर, और इसकी अपनी सुरक्षाएं हैं। जी हाँ। और यहाँ पर इस्लाम के रेडिकलाइजेशन की कुछ मुहिम चलती रही हैं। ओके। और उन मुहिमों ने भी मोइजू साहब का समर्थन किया इलेक्शन में। जी हाँ। और जो उनके पहले थे उनको दोबारा सफलता नहीं मिली। हालांकि साथ में ही जो उनकी संसद के चुनाव हुए उसमें मोइजू साहब की पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तो विरोधाभास है सर यहाँ पे। जी, तो इस विरोधाभास से ये जाहिर होता है
कि राष्ट्रपति के व्यक्तित्व और उनकी जो परिधि थी, उनके भाषण की जो ओजस्विता कह लीजिए या उनके प्रोवोकेटिव स्टाइल कह लीजिए, उसका असर हुआ लोगों पर। लेकिन जब संसद के चुनाव आए उसी के साथ, उसके नतीजे कुछ और हुए। तो अब आते हैं चुनाव के बाद की परिस्थितियों पर। जी तो चुनाव के समय तो कैंडिडेट हर तरह के वायदे करते हैं, हर तरह की बातें कहते हैं। एब्सोल्युटली। और जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटर्नलाइज करते हैं सर, उनकी अपनी समस्याओं को, अपने देश की समस्याओं को, कि पिछले वाले राष्ट्रपति ने ऐसा किया, भारत के साथ बहुत जुड़े रहे और उनकी वजह से ऐसा हुआ। जी हाँ। उनको विफलता मिली, मैं मिला गया तो मैं चुना गया तो मैं ऐसा करूँगा कि भारत को बाहर करके औरों को लाऊंगा और अपनी संप्रभुता को बढ़ाऊंगा और फिर से सुरक्षा दूंगा और देशों से मिलकर के बहुराष्ट्रीय समर्थन लेकर के। अब ये मुहिम चलाई गई राष्ट्रपति बनने के बाद। जी हाँ। वो पहली बार किसी पद पर आए थे, उनको ऐसा कोई अनुभव नहीं था डॉक्टर मोइज़ू का कि वो इस तरह के किसी पद पर रहे हों। वो संसद सदस्य भी तक भी नहीं थे पहले। और जो पहले उनको अनुभव हुए, चाहे वो चीन गए हों, चाहे सऊदी अरब गए हों, चाहे तुर्की गए हों, चाहे वो कॉप 15 के लिए 25 के लिए यूएई गए हों, जहाँ यूएई वालों ने कोई ख़ास उनको घास नहीं डाली। जी तुर्की ने भी कुछ अटपटा सा जवाब दिया और कुछ ड्रोन दे दिए वगैरह और बात ख़त्म हो गई। चीन से जो बड़ी अपेक्षाएं थी वो भी विफल रहीं। चीन को पहले ही वो 50 साल के लिए लीज दे चुके हैं कर्ज की एवज में। जी हाँ। और अब वो चीन ने कहा है कि वो भी काफ़ी नहीं है, पहले कर्जा चुकाइए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो इन सब के होने से एक तरह से आर्थिक दरवाजे उनके बंद हो गए। इसको और जो तलख लगी वो ये कि भारतीय पर्यटकों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। जी हाँ। क्योंकि भारत के विरोधी वक्तव्य आते रहे। जी हाँ। और इसका असर हुआ। भारतीय पर्यटकों के बलबूते पर ही उनकी अर्थव्यवस्था चलती थी, जिसमें पर्यटन मुख्य स्रोत है उनके आय का। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्सनली एक तरीके से बायकॉट मालदीव कैंपेन का नेतृत्व किया लक्षद्वीप जाकर। उन्होंने खुद नहीं कहा कि मालदीव को बायकॉट करो, मालदीव बहुत छोटा देश है। हाँ सर, इसके बाद आप टर्न अराउंड कहाँ देखते हैं? जून 2024 जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वेरिंग इन हुआ और प्रेसिडेंट मोइज़ू स्वयं भारत आए, क्या आप वहाँ से इसका टर्न अराउंड देखते हैं? उससे पहले भी कहें तो जी हाँ। मोइज़ू साहब और उनके विदेश मंत्रालय को ये आशा होगी जी हाँ कि मोदी साहब नहीं आएंगे, कोई ज़्यादा उदार व्यक्तित्व वाला गुजराल डॉक्ट्रिन चलाने वाला अच्छा हाँ कोई प्रधानमंत्री बनेगा। जी हाँ। तो फिर से उनके वो स्लेट साफ कर दी जाएगी और दोबारा से गति शुरू होगी और उनके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इसके मतलब है तो जब प्रधानमंत्री चुने गए, चुने जाना उनके लिए निराशा का सबब था, उनके लिए एक रूड अवेकनिंग कह लीजिए इसको थी। और उन्होंने पासा पलटा कि अब तो कोई चारा नहीं है। जी हाँ। इकलौता स्रोत जो हुआ करता था पर्यटन का, मदद का, वो अब गायब हो गया। जी हाँ। तो अब उनको मरता क्या ना करता करके उनको भारत आना हुआ। और आप अगर उस ज़माने के टेलीविज़न स्वेरिंग इन के टेलीविज़न के ब्रॉडकास्ट देखें तो मोइज़ू बड़े ढीले लग रहे थे। जी हाँ, थोड़ा सा अपने आप को लेफ्ट आउट देख रहे थे। हाँ, लेफ्ट आउट देख रहे थे और थोड़ा सा विनम्रता दिख रही थी उनके रवैये में। वो इंडिया आउट वाला धंधा बंद हो गया था, ऐट खत्म हो गई थी। उसके बाद उनको इशारा दिया गया कि आप थोड़ा इसको अपने जो पोस्चर को ठीक करें। जी हाँ। और तब हम आपकी मदद करने के लिए दोबारा सोचेंगे।
पॉजिटिव सिग्नल तो था सर, अक्टूबर नवंबर में वो स्टेट विजिट पे आए। जी, उसके बाद उन्होंने कुछ किया। वो 3 मंत्री जो थे जिन्होंने उटपटांग वक्तव्य दिए थे, जी हाँ, बहुत ही जूनियर मिनिस्टर हाँ, थे वो। उनको निकाला गया, सस्पेंड किया गया और बाद में निकाला गया और संदेश चला गया जनता तक जी हाँ, कि भारत की निंदा करना जो था, भारत के प्रति शक जो था, वो इलेक्शनियरिंग की एक कहा उन्होंने, कैंपेन था, प्लेटफॉर्म हाँ, था। ये हमारा एक इलेक्शन रेटोरिक था। हाँ, तो ये तो उन्होंने कहा, जी। लेकिन सर ये सारी चीजें जो आपने तफसील से बताई, उसका सार ये है कि मालदीव इकोनॉमी के लिए, अपनी इकोनॉमी को रीसरेक्ट करने के लिए, जब मोइजू इकोनॉमिक फ्रंट पर फेल होने लगे और उन्हें लगा कि अपोजिशन उन पे हावी हो रहा है, तो भारत की तरफ मुड़ते हैं। जी। भारत ने उनके 2-2 कर्जों के ट्रांच जो ड्यू हो गई थी उसे रोल ओवर किया, जी। उसके बाद लाइन ऑफ क्रेडिट दिया और काफ़ी चीज़ें आप उन्होंने भारत से ली और उसके बाद वो वापस आए। तो क्या ये फॉरेन पॉलिसी सही है कि जब तक हमारे पर्स के मुंह खुले रहेंगे लोग हमारे मित्र रहेंगे? और ख़ास करके हम देखते हैं साउथ एशिया के जो पड़ोसी मित्र हैं देश, उन सबके साथ भारत का यही अनुभव रहा है। आपकी बात में काफ़ी सच्चाई है। इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करें, जी हाँ, व्यापक तौर पे देखें, तो जब तक किसी देश की सरकार के हित आपके साथ सुलझे हुए हैं, जी हाँ, जुड़े हुए हैं, तब तक वो देश आपका हामी है, आपका हिमायती है। एब्सोल्यूट। जब वो हित कम होते जाते हैं तो स्वार्थ कह लीजिए या अपना देश हित कह लीजिए, वो उदासीन हो जाते हैं भारत के प्रति। जी हाँ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और देशों में जैसे आपने जिक्र किया, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, जी हाँ, तो उन सब में भारत और चीन को आपस में पारस्परिक तौर पर होड़ करने की, ब्लैकमेल एक तरह से होड़ करके, आप नहीं देंगे तो हम चीन जा रहे हैं, चीन के पास जाते हैं तो कहते हैं कि दीजिए। और चीन अब की आर्थिक विपन्नता कुछ सामने आ गई है, उनकी अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, चाहे वो BRI हो, चाहे और चीज़ें हों, वो इतना ज़्यादा व्यापक तौर पर समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है, अपने पैसे नहीं फंसाना चाहते हैं। लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि डेट डिप्लोमेसी में चीन चल रहा है। जी हाँ, लेकिन चीन के तौर पर देखें तो ये डेट जो लिया जा रहा है उसका भविष्य क्या है? क्या ये देश इतने उस 20 साल बाद या 50 साल बाद इतने संपन्न हो जाएंगे कि हमें पैसा वापस करेंगे? नहीं। या फिर उस वक्त फिर से हमें माफ़ी करना पड़ेगा जी हाँ, राजनीतिक तौर पर? तो कुल मिला के हमें नुकसान होगा। और जिस तरह से चीन का हवा बैठाया गया कि साहब वो हिंद महासागर में ये कर देंगे और पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स कर देंगे और बेसिस बना रहे हैं और उनकी नेवी अमेरिकन नेवी से बड़ी हो गई है वगैरह वगैरह, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बन गए हैं, तीसरा लॉन्च होने वाला है, ये सब चीज़ें जो कई सुनी जा रही हैं, इसके अपने अतिरंजना है। जी हाँ, अमेरिकन नेवी ये चाहती है कि उसको ज़्यादा पैसा मिले, तो वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि चीन का पास ये है तो हमारे पास ये क्यों नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें देखते हुए और उनका जो उनको भी एक विश्व मंच पर अपनी छवि बनानी है और उनको पता है कि मालदीव, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश से उनकी छवि नहीं बनने वाली। उनकी छवि अमेरिका के साथ कैसे संबंध होते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ कैसे संबंध होते हैं, रूस के साथ कैसे संबंध होते हैं या भारत के साथ कैसे संबंध होते हैं, उस पर ज़्यादा निर्भर करती है। वोट तो उनको संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा में मिल ही जाते हैं इन सब देशों का, चाहे वो दें कि ना दें कर्ज।
उनका जो बड़ा मसला है वो साउथ चाइना सी का है, ताइवान का है, और उस तरफ उनका ध्यान केंद्रित है। ज़्यादा से ज़्यादा वो फिर मलक्का स्ट्रेट को अपना चोक पॉइंट मानते हैं कि सारा तेल अरबों से या अफ्रीका से माल जो खनिज पदार्थ आते हैं वो मलक्का स्ट्रेट से चीन जाते हैं। जब तक गवादर नहीं ऑपरेशनलाइज होता फुली। जी, अगर होता है तो एक नया चोक पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद भी चीन को वो सप्लाई नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। चीन बहुत बड़ा तो इस, और वो आर्थिक तौर पर वायबल भी नहीं है, बहुत वायबल नहीं है। कुछ स्टेट्स के लिए है बस। हाँ, जो वहाँ पे तिब्बत वगैरह सिंचियांग है पश्चिम चीन में, उनके लिए सामान पहुँच सकेगा। लेकिन अगर आपको जो इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है ईस्ट में, कोस्टल एरिया में, उसके लिए तो आप मलक्का पर निर्भर हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए एक तरह से मोइज़ी साहब को अपना रुख बदलने की ज़रूरत पड़ी। अब इसमें एक हमारे लिए जो पाठ है, जी हाँ, वो उसके बारे में जिक्र मैं यही पूछना चाहता था कि भारत के लिए इसमें क्या लर्निंग है? क्या भारत को इसे अपनी डिप्लोमेटिक विक्ट्री समझनी चाहिए? क्या ये समझना चाहिए कि मालदीव पहले की तरह हमारा मित्र हो गया, और ये पर्टिकुलर भारत मालदीव संबंध का ये पर्टिकुलर पार्ट जो है भारत को बाकी साउथ एशिया के मित्र देशों के साथ, पड़ोसियों के साथ, इसे एक लर्निंग के तौर पे लेना चाहिए? सवाल जायज़ है और सवाल का उत्तर हाँ या ना में देना संभव नहीं है सर। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ पहलू रखूं इस बारे में। पहली बात तो ये है कि भारत को ये सीखना होगा सर कि सिर्फ सरकार से संबंध रखना सरकार का काफ़ी नहीं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस आर नॉट इनफ। ओके सर। पीपल टू पीपल टाइज हैव टू टेक प्लेस। ओके सर। उसके भी बाद सर जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जी हाँ, उनके साथ आपकी टाई अप होना चाहिए। जर्नलिस्ट हों, जी हाँ, राइटर्स हों, एक्स मिनिस्टर्स हों। सर, जो पार्टी सत्ता में है उसके ही साथ रहना काफ़ी नहीं है। नहीं, जो विपक्ष में है उसको भी आप अपने गिरफ्त में रखें। प्लान ए की बजाय साथ साथ प्लान बी भी बनाया जाए। आप सर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमने नेपाल में गंवा दिए जी। बांग्लादेश में हमने सत्ता पक्ष के साथ एक अंधा अनुसरण किया और हमने अपोजिशन को नज़रअंदाज किया, जिसका आज हम खामियाजा भोग रहे हैं। सही। तो ये आपकी जो स्ट्रेटजी है, मल्टी टीयर स्ट्रेटजी, इसमें वाकई बहुत ही वैल्यू है, बहुत दम है सर इसमें। दूसरी बात, हर देश में एक डीप स्टेट होता है सर। उस डीप स्टेट का सरकारी पक्ष भी होता है सर, इंटेलिजेंस कम्युनिटी वगैरह वगैरह, सर, सेना सर। और डीप स्टेट का दूसरा पहलू होता है सर, जो मिलिटेंट हैं, जो रेबल्स हैं, जी हाँ, जो सत्ता को पलटना चाहते हैं बाय फोर्स सर, वो अलग हैं। तो एक तरह से जो कमजोरी दिखाई पड़ रही है सर, कि आप अपने हितों का संवर्धन डीप स्टेट के थ्रू नहीं कर पाए, ओके। बल्कि अगर आगे जाना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि कैसे बांग्लादेश में, जो कि इतना महत्वपूर्ण देश है, जिसमें हमने इतना सरमाया लगाया है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रधानमंत्री खुद कितनी बार जा चुके हैं सर, वहाँ पर अगर सत्ता पलट होती है और हमें पता भी नहीं होता। 2 बार हो चुका है जी, मुजीबुर रहमान के ज़माने में 1975 में भी यही आश्चर्य हुआ था हमें। जी। तो ये कुछ अच्छी चीज़ नहीं है सर।
दूसरा, जैसा आपने कहा, हम लोग विपक्ष के साथ संबंध नहीं रखते हैं, पीपल टू पीपल टाइज नहीं रखते हैं, डाइवर्सिटी नहीं होती है। इसी तरह मालदीव में होता है। सर मालदीव में तख्ता पलट होता है, मेरे ख्याल से 20 साल 25 साल पहले एक बार तख्ता पलट हुआ था, जब भारतीय सेना को वहां जाना पड़ा था। 1984 जी। सर। तो अब उस समय, उसके बाद था सर 90 के दशक में कभी हुआ था। उस समय तक हमको पता नहीं था कि श्रीलंका से फौज इकट्ठी हो रही है, रेबल्स इकट्ठे हो रहे हैं। जी हाँ। तो ये जो है वो कमजोरियां हमें इसका पूर्ण करना है। अब आपको मैं बताऊं, सर बड़े देश आप कहीं देख लीजिए, उनके पास महत्वपूर्ण देशों के लिए प्लान ए होता है और प्लान बी होता है और शायद प्लान सी भी होता है। सर क्यों? ठीक है, सरकारी तौर पर सरकारी संबंध हैं आपके भारत के सरकार के साथ, लेकिन फिर आप सिख आतंकवादियों को क्यों प्रश्रय देते हैं? एब्सोल्युटली। कहीं ऐसा हो गया, ये बन डीप गए, स्टेट। ये बन गए, सर खालिस्तान बन गया, तो ये लोग हमारा एहसान मानेंगे। एब्सोल्युटली। बांग्लादेश में बेगम हसीना के साथ सबके संबंध थे, सर मदद दी जाती थी, उनके कपड़ों का आयात निर्यात होता था बहुत बड़े तौर पर, लेकिन खालिदा, मोहम्मद यूनुस, कहाँ इनको शरण दी जाती थी? पेरिस और लंदन। ये अमेरिका में। जी हाँ। मोहम्मद यूनुस अमेरिका में थे, अमेरिका और पेरिस से आए थे वो। जी, पेरिस से आए थे, लेकिन जी हाँ। अमेरिका में वो जब निकाला गया था तो वहाँ गए थे। जी हाँ। तो वो फ्रीजर में रखे हुए थे, माइक्रोवेव में गर्म करके परोस दिया गया। जी हाँ। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप समझते हैं कि जब बड़ा दाव होता है किसी देश के ऊपर, आपकी एमएनसीज काम कर रही हैं, आपके लिए वो सुरक्षा के लिए, जियोपॉलिटिकली, जियो स्ट्रैटेजिकली वो इम्पोर्टेंट देश है, तो आप प्लान ए और प्लान बी दोनों रखते हैं। एब्सोल्युटली सर। तो वो भी भारत को गहराई में जाके सोचना होगा। ये एक तरीके से आप जो बात कह रहे हैं सर, वो लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जो डिप्लोमेटिक हमारी एक प्लेन है या डायरेक्शन है, उसमें खास चेंज नहीं आना चाहिए। देखिए इसमें आपको तथ्य आपके सामने रखता हूँ सर। पिछले साल मालदीव से भारत का व्यापार 99% भारत का निर्यात था सर और सिर्फ 5 मिलियन उनका निर्यात था। सर हमारे लिए। जी, जी। 565 मिलियन डॉलर या ऐसा कुछ बताया सर। जाता है, 550 मिलियन डॉलर। तो निर्भरता है उनकी, जी हाँ। उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। एब्सोल्युटली। चीन तो रेयर अर्थ के पीछे पड़ जाता है या फर्टिलाइजर के पीछे पड़ जाता है और आपको रोक लेता है, आपके धंधे बंद हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं। जो देश आप जिसका जीडीपी 10 बिलियन डॉलर भी नहीं है, आपका जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर है, सर उसको कितने सब ख्वाब दिखा सकते हैं आप? एब्सोल्युटली सर। कि आपके साथ फ्री ट्रेड हो जाएगी, आपका सारा सामान भारत जाएगा, भारत के बाजार में पनपेगा, आप उनके साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर सकते हैं कि टूरिस्ट आपके रिजॉर्ट हमारे ओबेरॉय या ताज बनाएंगे। ओके सर। इस तरह की बातें में अपना प्रलोभन होता है, और यही मेरे हिसाब से भारत की कूटनीति के लिए चुनौती है, जहाँ तक कि पास पड़ोसी देश हैं, कि किस तरह से हम एक ऐसा कथानक पैदा करें कि भारत की मित्रता पर शक करने वालों को जिसमें कोई स्थान न मिले। सर
सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कठिन विषय पर इतनी सरलता से प्रकाश डाला। और आपका कहना सही है कि हम एक प्री स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट के ऊपर अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकते और हमें मल्टी टियर अप्रोच लेकर के कम से कम साउथ एशिया के पड़ोसी देशों को एड्रेस करना चाहिए। तो भारत और मालदीव के संबंध जिस तरीके से पटरी पे आए हैं, इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपका धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू सर।